हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुति और ये जो वीडियो है ये आप लोग का पार्ट 4 है ऑफ चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस क्लास 11th हिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इटालियन सिटीज़ के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज्म और ह्यूमनिस्ट व्यू वाला। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी ना ये ग्रो हो गई, मतलब कहाँ कहाँ पे ग्रो हुई यूरोप में। बेसिकली हम इटली के बारे में देखेंगे कि इटली में यूनिवर्सिटीज़ कैसे कैसे ग्रो हुई, इटली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम देखेंगे कि ये ह्यूमनिज्म ऐसा सब्जेक्ट किस तरीके से ग्रो हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर मैं अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वो आपको कहाँ पर मिलेंगी? वो इटली में मिलेंगी, यूरोप में, इटली में मिलेंगी, यूरोप में। जैसे कि एग्जांपल दूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लीगल स्टडीज़ के लिए सेंटर रही हैं। अब लीगल स्टडी के लिए सेंटर होना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लीगल स्टडीज़ जो है वो पढ़ाई जाती थी 11th सेंचुरी से। 11th सेंचुरी से यहाँ पर लीगल स्टडीज़ पढ़ाई जाती थी। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे कि कॉमर्स जो था ना, कॉमर्स एक चीफ एक्टिविटी एकदम होता था यहाँ पर इटली में। तो इस वजह से क्या हुआ, लॉयर्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी, नोटरीज़ की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी रिकॉर्ड कीप करने के लिए, और लॉयर्स की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो धीरे धीरे यहाँ पर इनकी जब डिमांड बढ़ने लगी तो लॉ एक पॉपुलर सब्जेक्ट बन गया। इनकी डिमांड बढ़ी तो लॉ एक पॉपुलर सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि अब लगा कि लॉ, अरे जब कोई पढ़ेगा लॉ तभी तो वो लॉयर बनेगा, है ना। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि अब ऐसे सब्जेक्ट की धीरे धीरे डिमांड होने लगी। अब देखो बच्चों, अब लेकिन ये जो लॉ था ना, इसमें काइंड ऑफ शिफ्ट हुआ कि इसको अब रोमन कल्चर के कंटेक्स्ट में पढ़ा जाएगा। अब रोमन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाएगा, इसका मतलब ये कि रोमन एम्पायर के टाइम, मतलब जब रोमन्स और ग्रीक्स जो थे उनकी जो नॉलेज थी उनके हिसाब से अब चीज़ों को थोड़ा सा इनोवेटिव करके अब देखा जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो बीच का टाइम पीरियड हो गया था ये 13th सेंचुरी 14th सेंचुरी के बाद से और ये रोमन एम्पायर के कोलैप्स से पहले के, इस बीच के टाइम पीरियड को कहा जाता है, ये डार्क एज माना जाता है। इसको कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड ने चर्च ने लोगों के दिमाग पे कब्जा कर लिया था, लोगों को भ्रष्ट बना दिया था। अब यहाँ पे लोगों का रीबर्थ होता है, तो यही यहाँ से निकल के आने को ना रेनेसेंस कहा जाता है, इसी को निकल के आने को रेनेसेंस कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो चेंज होता है कि अब लॉ को रोमन कल्चर के कंटेक्स्ट में पढ़ा जाएगा, और इसको सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट कौन करते हैं तो फ्रांसिस्को पेट्रक करते हैं। 1304 से 1378 तक इनकी लाइफ टाइम रही है। इतना याद रखना कि किसी का डेट वाइज डेट ऐसे याद रहे ना रहे, ईयर वाइज ईयर, बस इतना याद रखना कि ये 14th सेंचुरी के जो थे, ये फ्रांसिस्को पेट्रक जो थे ये 14th सेंचुरी के थे, इतना याद रखना। ठीक है, अब पेट्रार्क के लिए जो एंटीक्विटी है, पेट्रार्क के लिए जो एंटीक्विटी, जो लास्ट का टाइम था रोमन एम्पायर में, जो ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर में, ये जो एंटीक्विटी है बच्चों, ये एक डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन है। और अगर इनको इसके बारे में पढ़ना है ना तो उनको ग्रीक और रोमन्स के जो रियल, जो उनके एक्चुअल वर्ड्स हैं उन्हीं को उनको पढ़ना पड़ेगा। ये चर्च के भरोसे रहेंगे ना तो सब गड़बड़। चर्च के भरोसे रहने पर चर्च ने क्या बताया, क्योंकि यहाँ पर ग्रीक और जो रोमन्स हैं अब प्रेजेंट में अगर 14th सेंचुरी में चलें, उस समय के प्रेजेंट में, तो फिर क्या होगा कि यहाँ के जो लोग अपनी सारी नॉलेज को भूल चुके हैं, क्योंकि चर्च ने इनके दिमाग पे कब्जा कर लिया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें एक्चुअल वर्ड्स जो उस समय की चीज़ें रहेंगी उन्हीं को हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अब वो चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा तो अरब्स करेंगे, जो आप नेक्स्ट से नेक्स्ट टॉपिक में देखोगे। ठीक है, अब क्या हो बच्चों, अब इस तरीके की एजुकेशन की डिमांड होने लगी। अब ऐसा कहा जाने लगा कि ये जो एजुकेशन है ना, ये सिर्फ हमें रिलीजन से नहीं मिलने वाला, सिर्फ धार्मिक किताबों से रिलीजन को पढ़ के ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलने वाली है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इस कल्चर को 19th सेंचुरी से एक नाम दिया गया ह्यूमनिज्म। ये जो न्यू चेंज आया ना, इसको कहा गया ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म को पढ़ा जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि अर्ली 15th सेंचुरी से, अगर आप अर्ली 15th सेंचुरी में चलोगे तो वहाँ पर ह्यूमनिस्ट एक टर्म यूज़ किया जाता था। ह्यूमनिस्ट किसके लिए यूज़ करते थे ये उस पर्सन के लिए यूज़ करते थे जो ग्रामर, रिटोरिक, पोएट्री, रिटोरिक क्या होता है, अलंकार शास्त्र, हिस्ट्री एंड मोरल फिलॉसफी जो पढ़ाने लगे उनको ह्यूमनिस्ट कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एक वर्ड देखेंगे ह्यूमनिटस, तो सारे बच्चों चीज़ें एक ही जैसी हैं। ह्यूमनिटस क्या है बच्चों, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन है कि ह्यूमनिटस कौन सा वर्ड है, तो ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, ह्यूमनिटस से डिराइव हुआ है ह्यूमैनिटीज़, जो आपका सब्जेक्ट है क्लास 11th में, यही ह्यूमैनिटीज़, ये यहीं से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमैनिटीज़ था वो
बहुत सेंचुरीज पहले यूज़ किया जाता था। किसके द्वारा? जूलियस सीजर के एक कॉन्टेम्प्ररी थे जिनका नाम क्या था? सिसिरो। जूलियस सीजर के ये रोमन लॉयर थे और वो उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, कि अगर उनको कल्चर डिस्क्राइब करना है तो वो ह्यूमैनिटी शब्द का यूज़ करते थे। तो बच्चों यहीं पर एक ह्यूमनिज्म, ये जो कल्चर है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। अब ये सब्जेक्ट कैसा होता है? इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो लोग आर्ग्यू करके, जो डिबेट करके, जिसमें सोच के, है ना, जिसमें डिस्कशन से चीज़ों को, जिन सब्जेक्ट को निकाला जाता है उनको इसमें रखा जाता है, ह्यूमैनिटीज़ में रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हमारे पास कैरेक्टर हैं, जियोवानी पिको डेला मिरांडोला। ये एक ही कैरेक्टर का नाम है। ये एक ह्यूमनिस्ट थे फ्लोरेंस के। इनकी ज़िंदगी 1463 से 94 तक रही है। 15th सेंचुरी के ये हैं। ठीक है, ये एक ह्यूमनिस्ट रहे हैं जो ग्रामर रिटोरिक जो भी पढ़ाते होंगे और फ्लोरेंस के रहने वाले थे। ठीक है, उन्होंने डिबेट के इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा है। जानते हो, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताती हूँ डिबेट की। कोई भी टॉपिक होता है ना, तो उस टॉपिक के आपको दो पहलू नजर आएंगे, एक अच्छा एक बुरा। तो डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सच जानना है। तो उन्होंने एक किताब लिखी ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन 1486 में। 1486 में उन्होंने किताब लिखी ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। उसमें उन्होंने डिबेट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। कहते हैं कि प्लेटो और एरिस्टोटल को अगर सच, वो सबसे अच्छा तरीका मानते थे कि अगर उनको किसी चीज़ में सच जानना है ना, तो डिबेट सबसे अच्छा तरीका है। जब डिबेट होगा ना तो ऑटोमेटिकली सच बाहर निकल कर आएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर जैसे कि कहते हैं कि जिस तरीके से दिमाग की, जैसे कि हमारी शरीर है ना, तो हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम्नास्टिक जिस तरीके से ज़रूरत है, जिम्नास्टिक की ज़रूरत है हमें, जिम्नास्टिक फिट रखेगा, वैसे ही इस दिमाग को फिट करने के लिए ना वर्ड्स की रेसलिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए डिबेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ आते हैं। अब मैंने कहा रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, कैसे रिवोल्यूशनरी आइडियाज़? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टाइम पीरियड था ये लगभग आप लोगों का चर्च के बाद का था, मतलब चर्च क्लर्जी। अब यहाँ पर हम बात करें डिबेट की, आर्ग्यूमेंट की, ये बिल्कुल ही अपोजिट बातें हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इससे पहले के टाइम पर कोई आर्ग्यू नहीं करता था, कोई डिबेट नहीं करता था। चर्च जो बोलता था वो लोग मान लेते थे चुपचाप, हाँ में हाँ मिला के। लेकिन अब का मैन जो था ना वो सोचता था। जैसा कि हमारे जैकोब बर्कार्डेट ने, मैंने आपको पहले बताया, कहते हैं कि जो मॉडर्न मैन है ना वो सोचता है, उसको डिसीजन लेने की उसकी खुद की पावर है, क्षमता है, उसके दिमाग में इतनी शक्ति है, वो खुद डिसीजन ले सकता है। तो वैसे ही इस ऐसे रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ ने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को क्या किया? अट्रैक्ट किया। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को अट्रैक्ट किया कि अब हमारे में भी अब ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे ताकि लोग इन्हें पढ़ें। ठीक है, तो अगर ऐसे ही एक सिटी की बात करें फ्लोरेंस की, ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क का होम टाउन भी है, इम्पॉर्टेंट है। तो फ्लोरेंस है ना बच्चों, ये फ्लोरेंस 13th सेंचुरी तक इसकी कोई पहचान नहीं थी, ना ही ट्रेड में, ना ही लिटरेचर में, कहीं पर भी कल्चर में कुछ नहीं था। लेकिन 15th की सेंचुरी आते आते सारी चीज़ें चेंज हो गई और यहाँ पर फ्लोरेंस की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ गई। अब जानते हो कि किसी भी सिटी को दो चीज़ से जाना जाता है। पहला उसके ग्रेट सिटीजन्स की वजह से, उसके कौन से ग्रेट सिटीजन्स है जो वहाँ रहते हैं, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट वेल्थ। अमेरिका सबसे पावरफुल क्यों है? इसकी वजह से। ठीक है, तो अब क्या होता है कि फ्लोरेंस में दो व्यक्ति थे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लोरेंस की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, जिनका सबसे बड़ा योगदान है। सबसे पहले दांते अलिगेरी 1265 से 1321 तक, ये लॉमैन रहे हैं जिन्होंने रिलीजियस थीम्स के ऊपर लिखा। ठीक है, और दूसरे रहे हैं जियोतो ने 1267 से 1337 तक रहे हैं। आप गियोटो बोलो, जियोतो बोल लो। तो ये एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स बनाए। लाइफ लाइक का मतलब क्या होता है? जीवित। जैसे कि पहले की अगर आप पेंटिंग्स देखोगे ना तो उसमें आपको कार्टून जैसी लगेंगी, उनको जैसे आप बिल्कुल कार्टून जैसे लगेंगे कि यार इसमें तो जीवन है ही नहीं। तो वैसे जैसे हम बनाते हैं, है ना, जैसे कि जो आर्टिस्ट नहीं होते, जो प्रोफेशनल नहीं होते, जैसे वो बनाते हैं। दूसरे तरीके से ये जो लाइफ लाइक, अब ये जो आर्टिस्ट थे इन्होंने जीवित, मतलब कि ऐसी इमेजेस बनाए, ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाए जो देखने में जीवित लग रहे थे, पहले के जैसे स्टिफ नहीं लग रहे थे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से क्या हुआ कि ये जो फ्लोरेंस था ना, ये उस समय का 15th सेंचुरी के आते आते मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी बन गया इटली का फ्लोरेंस, और आर्टिस्टिक एक्टिविटी का क्या हो गया? एक केंद्र हो गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि चीज़ें किस तरीके से पलट जाती हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक टर्म है रेनेसेंस मैन। रेनेसेंस मैन किस लिए यूज़ किया जाता है बच्चों? ये ऐसे पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जिसके
खूब सारे इंटरेस्ट हों, जिसको खूब सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो, खूब सारी चीज़ों में स्किल हो उसके। जैसे कि उस समय पर, इस टाइम पर बच्चों ऐसे ऐसे, इस समय पर ये जो 15th सेंचुरी से का टाइम है, इसमें ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स हुए हैं जो जिनको एक ही टाइम पर बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। जैसे वो एक साथ स्कॉलर हो गए, डिप्लोमेट, थियोलॉजियन, आर्टिस्ट, एक ही में। तो आप देख सकते हो कि इसको रेनेसेंस मैन कहा जाता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम लोग द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। अब किस तरीके से जो ह्यूमनिस्ट हैं उन्होंने हिस्ट्री को किस तरीके से देखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो बच्चों ह्यूमनिस्ट थे ना, उन्होंने सोचा कि ये जो टाइम पीरियड है, मतलब कि ये जो 14th सेंचुरी के बाद का टाइम पीरियड है ना, इसके बाद हम अपनी ट्रू सिविलाइजेशन को क्या कर रहे हैं, हम रीस्टोर कर रहे हैं। ये जो 14th सेंचुरी से पहले का जो टाइम पीरियड था, रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद जो टाइम पीरियड था, उस टाइम का जो टाइम वो था डार्क एज था, वो अंधकार था, मतलब वो अंधकार का युग था, उसको डार्क एज वहाँ पे उसको कहा गया है। अब ये जो ह्यूमनिस्ट थे, इनके बाद के जो स्कॉलर्स आए हैं ना, उन्होंने भी बिना कुछ सोचे इन्होंने भी कह दिया कि हाँ 14th सेंचुरी के बाद तो एक न्यू एज की स्टार्टिंग हुई है, पहले डार्क एज था, ठीक है। लेकिन अब ये इस तरीके से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अब इनका आर्ग्यूमेंट क्या है इन ह्यूमनिस्ट का, जिन्होंने डार्क एज क्लेम किया है। वो कहते हैं कि पहले का जो टाइम था, मतलब रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद जो ये 1000 ईयर्स का टाइम था ना, इसमें लोगों की दिमाग पर, लोगों की बुद्धि पर चर्च ने कब्जा करके रखा था। मतलब कि चर्च जो कहते वही करते, चर्च के हिसाब से लोग चलते, मतलब कि लोगों की बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो चुकी थी। जो रोमन्स और ग्रीक्स थे, उनका जो खुद का नॉलेज था वो सब भुला चुके थे इतने सेंचुरीज़ में, तो इसीलिए उनको क्या कहा गया है कि ये डार्क एज था। इसके बाद उनको कैसे डिवाइड किया उन्होंने हिस्ट्री को, तो कहते हैं कि 5th से 14th सेंचुरी तक जो टाइम पीरियड है उसको उन्होंने मिडल एजेस कहा है। 5th से 9th सेंचुरी, मतलब कि रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद 5th से 9th सेंचुरी के उसको डार्क एज कह दिया। 9th से 11th को अर्ली मिडल एजेस, 11th से 14th को लेट मिडल एजेस, और 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, मतलब 15th सेंचुरी के बाद में मॉडर्न एजेस। लेकिन अब जो रिसेंटली हिस्टोरियंस हुए हैं बच्चों, उन्होंने ऐसे डिवीज़न पर क्वेश्चन किया है कि ऐसे कैसे आप किसी भी एक पर्टिकुलर एज को आप डार्क एज कह सकते हो। किसी की भी ऐसी संस्कृति, ऐसे किसी भी एक जगह की संस्कृति ऐसे देखकर आप उसको डार्क एज क्लेम नहीं कह सकते हो, और वो लोग इस चीज़ के खिलाफ है कि किसी भी पीरियड को आप डार्क एज नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कवर होता है।